हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो आरपीएससी का साइकोलॉजी का आपका सिलेबस जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस एग्जामिनेशन के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है वो आपकी आरपीएससी की वेबसाइट पे अब अवेलेबल हो चुका है। आरपीएससी ने इसका जो है ऑफिशियल सिलेबस जो है न्यू वाला अपडेटेड वाला वो ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। एंड अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको और डिटेल में उस सिलेबस का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम सिलेबस डिस्कस कर चुके थे। जो लोग ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की, तो जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपका अरावली रेंज। ठीक है, आप राजस्थान से है तो आपको मालूम ही होगा इस रेंज के बारे में, इस पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, उन्हीं में से एक नज़ारा जो है हमारा सिलेबस का। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा ये रिलीज़ किया गया आपके 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप लोग के पास जो भी पोस्ट है ऑलरेडी आपने देखा हुआ है वीडियो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे सिलेबस में आपके पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, तो एक एंड में बात ये भी करेंगे कि क्या आपका जो सिलेबस है वो और इंक्रीज हो गया है या फिर आपको और डिक्रीज हो गया है, अब आपको कम अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूनिट 1 में आपको दिया है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड परसेप्शन। सेम आपके नेट के सिलेबस में भी ये सब दिया हुआ है। जीन्स के बारे में एंड बिहेवियर के बारे में, आपके व्यवहार और आपके अनुवंशिकी के बारे में भी पढ़ते हैं आप। क्रोमोसोम्स, आपके गुणसूत्र, आपके रिसेप्टर्स संवेदी ग्राही क्या होते हैं, आपके इफेक्टर्स एंड एडजस्टर मैकेनिज्म क्या होता है उसके अंदर, ये सब आपको पढ़ना है। एंड देन न्यूरल इम्पल्स, ये भी सिमिलर है लास्ट टाइम से। ओरिजिन क्या होता है इस प्रकार से, कैसे एक्सोन हेलॉक्स से स्टार्टिंग होता है। कंडक्शन क्या होता है, प्लस माइनस एंड मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तंत्रिका आवेग की, न्यूरल इम्पल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर। आपको मालूम है दो टाइप्स के होते हैं, उसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे पीएनएस एंड सीएनएस। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ते हैं आपका जो तंत्रिका तंत्र आपका होता है उसके बारे में, और यहीं पे आपके जो न्यूरो होते हैं, तंत्रिका संचारक, ये भी आप पढ़ते हैं। तो सेम चल रहा है अभी तक आपके नेट के हिसाब से। देन यहाँ पे देखिए सेंसरी सिस्टम, विजन एंड ऑडिशन, ये भी आपके नेट में हर बार सवाल आता है। इस बार नहीं आया लेकिन हर बार आपका ये सवाल आता है। तो ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा संवेदी तंत्र के बारे में। उसमें से मुख्यतः कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका विजन, आपका चाक्षुष वाला, और दूसरा है आपका ऑडिशन, आपका श्रवण वाला। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है चीज ये न्यू ऐड हुई है। ठीक है, साइकोफिजिक्स जो है आपकी, मनोभौतिकी जिसे कहते हैं। ठीक है, मनोभौतिकी ये जो है आपकी साइकोफिजिक्स, ये आपका न्यू ऐड हुआ है इस बार। ठीक है, 23 में ये न्यू ऐड किया है साइकोफिजिक्स के बारे में। तो अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उनको इसके बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स पे आपको ध्यान देना है, ये ऐड किया है तो जो है जैसे बोलते हैं कि जो नई दुल्हन होती है वो नखरे काफी ज्यादा दिखाती है, उसी प्रकार से आपको जो जो चीजें न्यू ऐड हुई है उनमें से आपको सवाल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स की बात करना है, उसका कंसेप्ट क्या होता है एंड मेथड्स क्या है, उसी में आपकी क्लासिकल एंड मॉडर्न मेथड्स कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अभी मनोभौतिकी के बारे में। ठीक है, अब आपको देखिए सवाल उठता है कौन सी बुक से मिलेगा। देखिए आपको एक बुक नहीं, आपको कई सारी बुक्स यहाँ पे आपको रिफर करनी पड़ेंगी, तो आपका ये पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, अगर आप सीरियस है इस एग्जामिनेशन के लिए तो। अब अगला देखिए यहाँ पे अटेंशन की बात कर रहे हैं, अवधान की बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड फंक्शंस किस प्रकार से करता है अटेंशन आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए परसेप्शन, गेस्टाल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस, सेम आप जो नेट में पढ़ते हैं। एंड फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है सेम चला है। ठीक है, तो ऐड क्या हुआ है इस यूनिट में, केवल आपका ये जो टॉपिक है साइकोफिजिक्स, ये आपका ऐड हुआ है आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो नई चीजें हैं वो आप नोट करते जाएंगे एंड ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी ऐड किया होगा यही सोच के किया होगा कि मे बी हम इनसे सवाल पूछेंगे या भविष्य में पूछने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ऐड हुई है आपकी, यहाँ पे देखिए फिगरल आफ्टर इफेक्ट्स, एक चीज को काफी समय तक देखने के बाद उसके क्या प्रभाव होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका परसेप्चुअल डिफेंस है, और ये जो है परसेप्चुअल विजिलेंस है ना, ये भी आपका जो है न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये भी आपका नया ऐड हुआ है आपका परसेप्चुअल विजिलेंस। एंड फिर कॉग्निटिव स्टाइल्स में फील्ड डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये सेम चला है आपका नेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट यूनिट नंबर 1 आपके पेपर 1 के लिए, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए लर्निंग एंड मेमोरी का सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है बड़ा हमको देखने मिला। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर।
ठीक है। यूनिट 2 है आपका लर्निंग एंड मेमोरी, वही आपके घिसे पिटे टॉपिक्स क्लासिकल कंडीशनिंग से लेके, ठीक है, आपका ये लर्निंग का फेनोमेना, वेरिएबल शेड्यूल, ठीक है, आपके जो चर और ये अनुसूचियां होती हैं वो। वर्बल लर्निंग की बात है, मेथड्स एंड मटेरियल्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस प्रकार से होती है, सम कॉग्निटिव लर्निंग कैसे होगी आपकी, नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। उसके बाद देखिए मेमोरी के भी ये सब टॉपिक्स जो है सेम है, आप इसके अंदर पढ़ते हैं, आप अपने नेट के सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही सब पढ़ना है आपको इसके लिए भी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं यूनिट नंबर 3 यहाँ पे मोटिवेशन एंड इमोशन, ठीक है। तो 2014 में जो सिलेबस था उसके जैसा ही सेम सिलेबस है आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। मोटिवेशन आपकी अभिप्रेरणा, आपके इमोशन संवेग और आपका थिंकिंग चिंतन की बात है। बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट्स की बात कौन करता है, नीड्स की बात, ड्राइव्स की बात, इंसेंटिव, मोटिवेशनल साइकिल क्या होती है, किसने दी है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किसने दिया है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा कौन दिया है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोटिव्स क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है। सेम आपका नेट में पढ़ते हैं वही यहाँ पे हो रहा है। मोटिवेशनल अप्रोचेस देखिए, साइकोएनालिटिकल, इथोलॉजिकल, एसआर कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अच्छा है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे। देन टाइप्स ऑफ मोटिव्स में देखिए बायोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों हम, क्या हमारा पुश मैकेनिज्म होता है, क्या हमारा पुल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे नीड ऑफ एफिलिएशन जो 3 है वहां पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सोशल मोटिव्स की जब बात करेंगे तो वो सब आपको डीप में पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस, इमोशंस के फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो थ्योरीज वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ नीचे दिया हुआ है देखिए ऑलरेडी। एंड पॉजिटिव इमोशंस कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। देन देखिए थ्योरीज ऑफ इमोशंस के अंदर सिद्धांत कौन कौन से पूछे हैं आपसे, जेम्स लैंग, कैरन बार्ड, शाक्टर एंड सिंगर, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, रिचर्ड लेदरस भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि आप नेट के लिए पढ़ते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 3 दिया हुआ है, मे भी हो सकता है आपसे कुछ बाहर से सवाल पूछ सकते हैं वो, अदरवाइज आप इन 3 पे ही रेस्ट्रिक्ट स्वयं को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डार्विन का भी था तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो, अदरवाइज आप जेम्स लैंग, कैरन बार्ड एंड शाक्टर सिंगर, ये तीनों तो काफी कॉमन है और काफी अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। ये बोलता है पहले, ये बोलता है बाद में और ये तो बोलता है दोनों साथ में। फिर देखिए कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, सोर्सेज एंड टाइप्स, किस प्रकार से द्वंद्व होता है, क्या क्या होते हैं उसमें चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगला है थिंकिंग के बारे में चिंतन, नेचर एंड टाइप्स क्या होता है उस थिंकिंग का, फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है, कंसेप्ट किस प्रकार से फॉर्म होता है, रीजनिंग की बात करेंगे, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, या जो आप पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए भी आपके नेट में एंड पेपर 2 के लिए भी आप पढ़ते हैं आपके नेट के लिए, ठीक है। तो ये भी चलेगा सेम। रीजनिंग की बात करेंगे, तर्कना की बात करेंगे। फिर देखिए आपकी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे स्टेजेस एंड स्ट्रेटेजीज क्या होंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उसी के साथ क्रिएटिविटी का नेचर एंड मेजरमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की थ्योरीज वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि आपने नेट के लिए ऑलरेडी इसको किया हुआ है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का नेचर क्या होता है, प्रोसेस और वो सब अप्रोचेस किस प्रकार से काम करती हैं, और यहाँ पे उनका मेजरमेंट मापन किस प्रकार से हो सकता है, इसको भी आप करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक यूनिट 2 एंड 3 में कोई बड़ा ऐसा चेंज देखने नहीं मिला, यूनिट 2 एंड 3 लगभग सेम ही चल रही है। फिर यहाँ पे देखिए ये आती है आपकी यूनिट नंबर 4 ह्यूमन हैबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी। यहाँ पे देखिए उसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इको कल्चरल डिटर्मिनेंट्स क्या है आपके इंटेलिजेंस के, ठीक है। क्या हमें को केवल जीन से मिलता है या एनवायरमेंट से मिल सकता है। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करनी है, आपके जो सिद्धांत होते हैं उसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, कैटल, स्टर्नबर्ग, जेनसन, गार्डनर, गोलमैन, दास, कारन, परेला, ये सेम आपका जो नेट में दिया हुआ है वही आपको सेम यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस सिंपल है, यहाँ पे सभी करके जाएंगे इसको। देन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया है, ओके ये वाला जो है यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है, यहाँ पे अब पहले केवल कितना था, पहले केवल इतना था मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अब इन्होंने और बढ़ा दिया है, उसके अंदर बता भी दिया है क्या क्या पूछेंगे, वहां से कहाँ से पूछेंगे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट में कैसे हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के कौन कौन से होते हैं टेस्ट आपके, और परफॉर्मेंस के आपके कौन से टेस्ट होते हैं वो सब आपसे पूछेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि हमको यहाँ से हमारा कोर एरिया रहेगा, यहाँ से हम मोस्टली 90% सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये वाला जो है न्यू ऐड हुआ है। देन पर्सनैलिटी की बात करें, सेम चीज चलेंगे, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल ट्रेड एंड टाइप अप्रोच, आपका एल्पोर्ट एंड वो सब आ जाएंगे। साइकोएनालिटिक, नियो फ्राइडियन, सोशल लर्निंग, हाँ ये सोशल लर्निंग जो है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोशल लर्निंग वाली, क्योंकि यहीं का नीचे चीज आपको ऐड किया हुआ है, ये वाला भी एक्स्ट्रा, और कॉग्निटिव अप्रोचेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोशल लर्निंग किसने दी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे सोशल लर्निंग की बात है, सामाजिक अधिगम। देन यहाँ पे देखिए पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर ये जो था पहले सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज उन्होंने ऐड कर दी है, पहले कौन सी थी ये, पहले ये थे आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पहले ये साइकोमेट्रिक टेस्ट थे, अब क्या चेंज कर दिया है उन्होंने, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी कर दिया है, और आपके जो नेट के सिलेबस के साथ है ये धीरे धीरे और अलाइन कर रहे हैं इस आरपीएससी के सिलेबस को। एंड देन देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात हो रही है, देन ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको मालूम ही है,
ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। और ये जो है आपका सेल्फ कंसेप्ट यहीं तक था लास्ट 14 के सिलेबस में, लेकिन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को नया ऐड किया है अभी आपके आरपीएससी के न्यू सिलेबस में। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस में इसको ऐड किया है। ठीक है, वहीं से आपको मिलेगा सोशल लर्निंग, और ये जो चीजें हैं आपको लिंक करनी है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी के बारे में। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी किस प्रकार से लिंक होगी यहाँ पे वो आपने देखना है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, एक चेंज आपको यहाँ पे देखने मिला, एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये बात की हमने यूनिट 4 के बारे में। अब देखते हैं आपका यूनिट 5 के बारे में। ठीक है, यूनिट 5 में देखिए सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है यहाँ पे, उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें, इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जो आप नेट के अंदर सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट पढ़ते हैं, वही दोनों को कंबाइन करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए रिसर्च की प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, आपके अनुसंधान में समस्या क्या आएगी, हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना या पढ़ना है आपको, नल, अल्टरनेटिव, H0, HA, H1। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है आपको, कितने प्रकार के होते हैं, एंड देयर ऑपरेशनलाइजेशन, किस प्रकार से इनको ऑपरेट किया जाता है, उस सबसे सवाल पूछेंगे आपको। देन रिसर्च डिजाइंस, ये आपको देखिए न्यू ऐड किया है यहाँ पे पहले। ठीक है, ऊपर ही बता दिया आपको रिसर्च डिजाइन आपको शोध अभिकल्प बनाते भी बनना चाहिए, आपको आना चाहिए उसके बारे में, आप प्रोफेसर बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपका क्या पूछेंगे, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पूछेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछेंगे, एंड फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद देखिए तो ये वाला जो है आपका न्यू ऐड हुआ है पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च में। देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स सेम पढ़ते हैं आप नेट के लिए, उसी को चलने दीजिएगा यहाँ पे। क्वांटिटेटिव गुणात्मक में, मात्रात्मक में। ठीक है, क्या होगा वो आपको देखना है यहाँ पर। उसके बाद बात करें मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में, किस प्रकार की विधियों का इस्तेमाल होता है, ऑब्जर्वेशन सेम पढ़ा जाता है नेट के अंदर, इंटरव्यू साक्षात्कार कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, केस अध्ययन कर सकते हैं, फील्ड स्टडीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, घटना परक विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी हो सकती है, जीटी हो सकती है, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप हो सकता है, एंड एथनोग्राफी हो सकती है। सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपका जो है नेट के लिए, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के लिए भी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप इसको पढ़ें अच्छे से। देन यहाँ पे देखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन आपके नेट में भी दिया हुआ है सेम इसी प्रकार से। आइटम राइटिंग है ना, मद लेखन क्या होता है एंड मद विश्लेषण क्या होता है, यहाँ से सवाल पूछेंगे आपसे। देन टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, सवाल यहाँ से 100% बनेगा आपसे, है ना। विश्वसनीयता के बारे में पूछेंगे आपसे, वैधता के बारे में पूछेंगे। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ टेस्ट, किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। आपने ऊपर देखा था वर्बल, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, उसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन कौन से हैं, एप्टीट्यूड के कौन कौन से हैं, पर्सनैलिटी के कौन कौन से हैं, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट सेम चल रहा है। 14 में भी इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इतना सब पढ़ना है आपने। एंड यहाँ पे सैम्पलिंग एंड एरर्स इन मेजरमेंट, सैम्पलिंग किस किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है वो आपने पढ़ना है अच्छे से। मेजरमेंट में कौन कौन से एरर हो सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, टेक्निकल एरर हो सकते हैं, कौन कौन से एरर हो सकते हैं वो भी पढ़ना है आपने। एंड देखिए जो बड़ा पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है वो आपका है ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका बड़ा ऐड हुआ है। लेकिन फायदा क्या हुआ आपको, फायदा ये हुआ कि ये इस कंप्लीट आपको नेट में दिया हुआ है, मतलब अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ये भी कवर हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर देखिए पैरामेट्रिक, प्राचलिक और गैर प्राचलिक परीक्षणों की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, उसके अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका एनपीसी आ जाएगा, किस प्रकार से होता है, डिस्पर्शन कैसे होता है, आपका जो डेटा है उसका। देन उसके बाद देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आपको टी टेस्ट एंड अनोवा मालूम होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। हो सकता है आपसे मैथमेटिकल सॉल्व भी करवा ले, भरोसा नहीं है, देखना होगा, क्योंकि पहली बार ही ये 2023 में इसको इंक्लूड किया है, तो देखना होगा पहली बार प्रश्न बनेंगे किस प्रकार से बनाते हैं, इजी बनाते हैं या टफ बनाते हैं। आपको सॉल्व करने तो देंगे नहीं, बट फिर भी देखते हैं, आधे ही नंबर का सवाल है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें, साइन टेस्ट, मैन विटनी, रैंक टेस्ट, क्रुस्काल वालिस टेस्ट एंड फ्राइडमैन टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट भी आपने करने होंगे, इनको भी पढ़ना होगा अच्छे, सवाल जरूर बनेगा यहाँ से। इसको नया ऐड किया है, न्यू एडिशन है, तो सवाल यहाँ से बनाएंगे ही बनाएंगे। देन कोरिलेशन, सहसंबंध की बात है, एंड रिग्रेशन, ये भी आपने करना है सेम टू सेम, जैसा आपको नेट में दिया हुआ है वो पूरा उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो नेट के सिलेबस में आपका आरपीएससी असिस्टेंट सिलेबस भी जो है कवर हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो ये तो बात की हमने कहाँ की, ये तो बात की हमने आपकी 150 प्रश्नों की, ये तो बात की हमने केवल पेपर 1 की। ठीक है, तो ऑलरेडी जिस प्रकार से बताया था पेपर किस टाइप से होने वाला है आपका, सेम उसी टाइप से होगा। चलिए देखते हैं उसको, नीचे यहाँ पे क्या प्रकार दिया हुआ है आपका। ठीक है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मालूम है, ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 मार्क करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 75 है, मतलब 75 मार्क्स का होगा आपका पेपर 1 ओनली। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे।
ठीक है, 150 सवाल रहेंगे आपके, तो कितने नंबर का रहेगा एक सवाल? एक सवाल आपके हाफ नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितना है आपका? 3 घंटे का एग्जाम होगा, पेपर 1 का 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। देन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, है ना, आधे आधे नंबर के सभी हैं, वो मालूम है। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस बार मेंशन किया है मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा रहेगा आपका? बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ बाइलिंगुअल लिख दिया तो इंग्लिश एंड हिंदी लिखने की जरूरत क्या थी, बट ठीक है, फिर भी अच्छी बात है, लिख दिया है। इंग्लिश में भी रहेगा और आपका हिंदी में भी रहेगा, मतलब जो प्रश्न है आपको वो इंग्लिश में भी देखने मिलेंगे एंड हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए बीच में एक जो है मोस्ट आईएमपी बात, वो क्या है? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो पेपर आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला। अगर आप आधा नंबर भी चाहिए तो आपको उसका प्रॉपर आपको नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब देखना है कितने करते हैं, 0.33 करते हैं या हर 2 सवाल में 1 करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं वो देखना होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो 7 नंबर जो है आपके लिए अलार्म की घड़ी है। अगर आपको आता है तो ही उस पर टिक करना है करेक्ट आंसर, अदरवाइज इसको आप लीव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखना है। और कट ऑफ जो है इसका देखना होगा किस प्रकार से जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा बहुत तो ये कम ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग क्या करेंगे, कट ऑफ मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको कम मार्क करेंगे, है ना? जो आता है उसी को मार्क किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने पेपर 1 के बारे में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके नेट के सिलेबस के साथ ये और अलाइन हो चुका है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें, पहले आपका नेट का सिलेबस इस प्रकार से था, तो आपका आरपीएससी वाला यहाँ पे था। ठीक है, ये आपका आरपीएससी है, ये आपका नेट है। अब क्या कंडीशन हो गई है, आपका आरपीएससी और इसके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और जो है एकदम बहुत ही कम डिफरेंसेस इसके अंदर हैं, इसको आप ध्यान रखें। तो चलिए अब देखते हैं आपका पेपर 2 के बारे में। चलिए ये रहा आपका पेपर 2, आरपीएससी द्वारा 2023 के लिए इसको लाया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चेंज आपको यूनिट 1 में ही देखने मिलेगा। यूनिट 1 के अंदर आपको दिया है साइकोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा अच्छे से। पहले यहाँ पे क्या था, साइकोपैथोलॉजी नहीं थी, पहले यहाँ पे क्या था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी थी। पहले क्या था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस था इस यूनिट 1 का, लेकिन अब कहाँ पे फोकस चला गया है, फोकस चला गया है साइकोपैथोलॉजी पे। अंदर कुछ डिफरेंसेस नहीं आएगा, बस शब्दों का खेल है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड पैथोलॉजी। ठीक है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मल कौन होता है, सामान्य कौन होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, और पैथोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार से आप अपने खून की जांच कराने जाते हैं, उसी प्रकार से आप अपने दिमाग की जांच, है ना, वही आपकी पैथोलॉजी होती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, DSM-5 एंड ICD-10। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, DSM-5 एंड ICD-10। आधे आधे नंबर के सवाल बनेंगे यहाँ से। देन यहाँ देखिए कॉजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी के कॉजेज क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं, जैविकी क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक सोशो कल्चरल क्या इसके कारण होते हैं आपकी एबनॉर्मेलिटी के। एबनॉर्मेलिटी क्या है, जो नॉर्मल नहीं है ना, जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है वो एबनॉर्मल है, उसके पीछे क्या कारण है यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, इतने सब डिसऑर्डर हैं आप। ठीक है, और यहाँ देखिए टाइप्स, इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल पिक्चर, इसके बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से कवर करना होगा, अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, डिसऑर्डर्स पूरे पढ़ने हैं आपको, ये पढ़ेंगे और ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करेंगे यहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में। ये आपका नया, आई थिंक इसको न्यू इंक्लूड किया है यहाँ पे शायद, है ना, तो ये भी पढ़ना है आपने अच्छे से, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल, है ना, हेल्थ के मॉडल कौन कौन से हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग कौन कौन से मॉडल है, और इसके प्रमोशन के लिए क्या क्या किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में कुछ इस प्रकार के एक्ट वगैरह हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट 1। बड़ा चेंज आपका साइकोपैथोलॉजी आ चुकी है, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी केवल यहाँ पे दिया है। ठीक है, कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मलिटी के लिए, अदरवाइज आपको जो है पैथोलॉजी चलेगी, डिसऑर्डर्स चलेंगे, यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात होगी, नैदानिक मनोविज्ञान की बात होगी। उसके बाद देखिए आता है सोशल साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 2, सेम आपका लास्ट टाइम जो था वही सेम यहाँ पे आपका है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी कवर किया है, तो इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। अल्ट्रुइज्म एंड एग्रेशन वगैरह सारी चीजें आपकी जो नेट में है वही यहाँ पूछ रहे हैं। एंड देन आपका यूनिट 3 भी देखिए, यहाँ पे भी कोई बड़ा भारी चेंज नहीं हुआ है, एजुकेशनल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, सेम चीज चलेंगी जो आपके 2014 में चली थी। ठीक है, काउंसलिंग के नेचर, गोल्स, प्रिंसिपल, अप्रोच वगैरह, ठीक है, वो सब आपका सेम चलेगा। एंड आपका यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए, यहाँ भी आपकी सेम चीजें हैं। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर भी आपने जो पढ़ना है ये तो सब बिहेवियरल अप्रोचेस, सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, ये सब जो है एल्डरफेयर, मैकग्रेगर, ब्रूम, इनकी थ्योरीज ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ें। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेम है आपका 2014 में जो चला था सिलेबस, वही आपका सेम सिलेबस है, ऑलरेडी इसको डिस्कस किया जा चुका है पहले भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर, रिसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी।
अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 5 के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी, आपके साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं उसकी बात हो रही है। सबसे पहले देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें, आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर कॉन्शियसनेस की बात होगी, यहाँ पे फ्रेम्स, उसके फंक्शंस एंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या है, स्लीप वगैरह की बात कर सकते हैं, यहाँ पे चेतना की बात करेंगे आपकी। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। देन सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये भी सेम है आपका लास्ट टाइम जैसा। यहाँ पे देखिए जो ऐड हुआ है लैंग्वेज का, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऐड हुआ है, लिंग्विस्टिक हायरार्की और साइको लिंग्विस्टिक्स, ये जो है आपके न्यू टर्म्स यहाँ पे ऐड हुए हैं आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो आपने इनके बारे में पढ़ना होगा, लिंग्विस्टिक हायरार्की के बारे में, साइको लिंग्विस्टिक्स के बारे में, लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपका सिमेंटिक्स वगैरह आ जाएगा, है ना, मॉर्फीम्स, फोनीम्स, वो जो है आपका चीजें सारी नेट के सिलेबस के हिसाब से ही धीरे धीरे होती जा रही हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये आपको अलग से पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। उसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर, आपका स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज सेम चला है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग यहाँ तक आपका सेम चला है आपके 2014 सिलेबस जैसा, ठीक है। परमा मॉडल वगैरह यहाँ सब आ जाएगा अंदर, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात होगी। उसके बाद पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स की बात होगी। यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी देखिए, आपने पेपर 1 के अंदर भी देखा था, आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, वही सेल्फ एफिकेसी यहाँ पे भी आ गई है, किस प्रकार से आपको पॉजिटिव रहने में मदद कर सकती है या नहीं कर सकती है। होप आपकी जो है आशा, आपकी माइंडफुलनेस, ठीक है, सेम आपको नेट में भी पढ़ते हैं आप इसके बारे में, विजडम एंड करेज के बारे में, एंड आपका जो रेजिलियंस है वो है ना, आपके जो है यहाँ पे रेजिलियंस की बात भी हो रही है। इस बार आपके 23 में सवाल भी आया था रेजिलियंस के ऊपर डेफिनेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपके आरपीएससी में यहाँ पे एडिशन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है, ये वाला भी आपका ऐड हुआ है नया। उसी के साथ देखिए आरपीएससी वाले नहीं माने, पता नहीं क्या हुआ उनको, और उन्होंने क्या कर दिया, आपकी यूनिट नंबर 1 आपकी जो नेट की थी उसको भी यहाँ पे उन्होंने एडिशन कर दिया है। देखिए किस प्रकार से इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडिजिनस अप्रोचेस, भारत में क्या क्या चल रहा है, ये अच्छा हुआ उन्होंने वेस्ट के बारे में नहीं पूछा कि पाश्चात्य में क्या हो रहा है, इंडियन पे टिका रहे, वो अच्छी बात है। माइंड एंड पर्सनैलिटी में भारत में क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या उपागम है ना, उसकी बात करेंगे। ईगो एंड अहंकार की बात करेंगे आपका, ठीक है। अद्वैत वेदांत मॉडल आ जाएगा आपका, बुद्धिस्ट मॉडल आ जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और आपका श्री अरबिंदोस की पर्सपेक्टिव क्या था, ठीक है, आपके इंडियन साइकोलॉजी और इसके अप्रोचेस के बारे में, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ये वाला जो है आईएमपी, ये वाला आपका न्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, आपके न्यू अपडेटेड सिलेबस के अंदर। उसके बाद देखिए आपकी हेल्थ साइकोलॉजी सेम वही, इम्यून सिस्टम वगैरह, बायो साइको सोशल मॉडल, वर्क स्ट्रेस, आपका दबाव एंड हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन किस प्रकार से होता है, ये सब बातें आपके सिमिलर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये भी सेम था आपके 2014 में, कुछ पॉइंट जो आपको न्यू ऐड हुए हैं आपके अपडेटेड सिलेबस के अंदर वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, सेम वही है, 75 नंबर का होगा, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मतलब पेपर 1 के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड पेपर 2 के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अन्यथा उटपटांग सवालों को आंसर ए बी सी अपने मन से करने से क्या करना है, आपने आपने इसमें बचना है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट आपका अपडेटेड सिलेबस आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, आपका आरपीएससी का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज यहाँ पे कि आपको जो है आप बता रहे हैं कि आपका जो पेपर 1 है वो भी आप यहीं पे देख लीजिए, आप पेपर 1 के अंदर भी आपका क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस। पेपर 3 आपका जो है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यहाँ की बात करेंगे आपके, ठीक है, आरजे की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जो जीएस पे पार्ट आने वाला है उसमें देखिए कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हिस्ट्री आर्ट कल्चर लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान की जब बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में जो चल रहा था हमारा, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू मीजोलिथिक एज की बात करेंगे, ठीक है। लेट स्टोन एज जो था आपका जो है पाषाण युग यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। वहां पे राजस्थान में कौन कौन सी साइट थी आपके लेट स्टोन एज वाली, ठीक है, जो मिसलिथिक वाला पार्ट था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी निम्बहरा बागोर एंड मांडिया, ये जो जगह है यहाँ पे आपको मिला था लेट स्टोन एज के दौरान, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेजर डायनेस्टीज आपके राजस्थान में कौन कौन सी हैं और उनके रूलर शासक कौन कौन थे इस एजेस में, एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट 1000 से 1800 एडी तक, ठीक है, यानी कि 1000 से 1800 एडी तक कौन कौन सी आपके डायनेस्टीज हुई फेमस, उन सब की बात होगी। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर के अगेंस्ट में किस प्रकार से यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस दिखा रहे थे राजपूत रूलर जो थे वो, उस पर ध्यान किस पे देना है, स्पेशल रेफरेंस किस पे देना है, आपके रतन सिंह के ऊपर देना है जो मूवी बनी थी। देन हमीर की बात करनी है, कन्हार देव की बात करनी है, मालदेव की, चंद्रसेन एंड प्रताप की बात करनी है यहाँ पे,
ठीक है, इन पे आपको अधिकतर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब जब पढ़ेंगे जीएस के बारे में। देन आपका देखिए भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म इन मिडिवल राजस्थान किस प्रकार से हुआ यहाँ पे आपका। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो हुआ आपका भक्ति काल और सूफीवाद की मिडिवल राजस्थान में कैसे हुआ बीच के समय में 1000 से 1500 उस समय की बात है। स्पेशल रेफरेंस देना है किस पे, मीरा के ऊपर, दादू एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर आपको देना है जो दरगाह है वहाँ पे। एंड देन सेंट देखिए कौन कौन से हुए, स्पेशल एम्फेसिस टू बी पेड टू टीचिंग्स ऑफ रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ, धन्ना, पीपा, हरिदास, राईदास, जसनाथ एंड अदर सेक्ट्स। ठीक है, जो अलग अलग सेक्ट बन गए थे इनके ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके जो फोक गॉड है एंड गॉडेसेस हैं, देवी देवियां हैं यहाँ पे आपकी, ठीक है, लोक वाली, उन पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है आपने। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करनी है। फ्रीडम मूवमेंट राजस्थान में कब से स्टार्ट हुआ, 1857 में। ठीक है, जब रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उस दौरान क्या हुआ। उसी के साथ साथ पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स आपके राजस्थान में कौन कौन से हुए, उस पर आपको ध्यान देना है। ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से पीजेंट, किसान और आपके जो ट्राइबल मूवमेंट थे, जाति मूवमेंट, उन सब पे ध्यान नहीं देना। आपके राजस्थान में कौन से हुए मेनली, उन पे ध्यान देना है। प्रजामंडल के मूवमेंट्स कौन कौन से थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, है ना, महिलाओं का यहाँ पे क्या योगदान था, उसके बारे में भी आपने पढ़ना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए फोक कल्चर दिया हुआ है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, फोक टेल्स एंड गाथास, फोक सॉन्ग, फोक डांस, है ना, कालबेलिया, जो म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट होते हैं राजस्थान के अंदर, उन सबको भी आपको पढ़ना है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स की यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई जीएस का सेशन चल रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए राजस्थानी लैंग्वेज की बात करनी है। यहाँ पे सवाल आ सकता है यहाँ से, ये आपका इंपॉर्टेंट है। खम्मा गड़ीसा आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ आपके राजस्थानी लैंग्वेज का। ठीक है, इसके लैंग्वेज के मेन डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं और रीजन कौन कौन से हैं, मतलब एक रीजन में किस प्रकार से बोली जाती है, दूसरे रीजन में संभाग में अलग अलग प्रकार की बोली जाती है, थोड़ा सा टोन में फर्क आता है वहाँ पे। ठीक है, वो सब चीजें जो है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके साथ देखिए यहाँ पे राजस्थानी स्क्रिप्ट में आपकी मुड़िया एंड देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात करनी है। फिर यहाँ पे देखिए राजस्थानी लिटरेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, अर्ली पीरियड में, प्री मेडिवल में, पोस्ट मेडिवल में, मॉडर्न पीरियड में। उसी के साथ साथ आपको फेमस राइटर्स और उनके कामों की बात भी करनी है यहाँ पे। और फिर अंत में टूरिज्म तो कैसे छूट सकता है राजस्थान से, हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, अभी जो चल रहा होगा रिसेंट में, उस प्रकार से सवाल बनेगा यहाँ से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन से हैं, रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, क्लाइमेट की बात करनी है, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है अलग अलग जोन्स में, मिनरल्स कौन से कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ कहाँ पे मिलेगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं यहाँ पे, उसकी आपको बात करनी है। फिर पॉपुलेशन की बात करनी है, कौन से एरिया में आपके कौन से जिला में ज्यादा होते हैं, लाइफ स्टॉक कहाँ मिलता है, बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन किस प्रकार से चल रहा है, ये आपने करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्रॉट एंड फेमिस, सूखा और आपकी जो भूखमरी यहाँ कब होती है, डिजर्टिफिकेशन किस प्रकार से चल रहा है राजस्थान के अंदर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पेंडेमिक्स। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है मेनली वो पूछेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। ठीक है, आपका ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस प्रकार से है, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में पढ़ना है, कैसे इनकी नियुक्ति वगैरह होती है। ठीक है, कौन पहले था, कौन बाद में था, पहला कौन था, आखिरी कौन था, इस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके इस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किस प्रकार से सिलेक्शन वगैरह होता है, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान किस प्रकार से, वो भी पढ़ना है। आरपीएससी के बारे में आपको पढ़ना है सवाल। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, जो मतलब जो आपका सिलेबस चलता है नॉर्मल जीएस में वो पढ़ना है, वुमेन के बारे में, एसआईसी के बारे में पढ़ना है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल, इनके एक एक पेज के नोट्स बना लेंगे और उनको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे। उसके बाद देखिए चीफ सेक्रेटरी कैसे होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है, क्या है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सीएमओ की बात करनी है आपको, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी बात भी करनी है। और फिर नीचे आपको दिया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप किस प्रकार से है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सोशल ऑडिट, जन सूचना पोर्टल के बारे में, राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में आपने पढ़ना है, गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ये जो है सिटीजन कार्टर्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में। फिर आती है आपकी यहाँ पे इकोनॉमी। ठीक है, ये जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, ये राजस्थान का एक बड़ा पोर्शन लेगी आपके सिलेबस का। सवाल आएंगे आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपके जो स्टेट का प्रोडक्ट है उसका किस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, मेजर सेक्टरल इश्यूज में एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, लाइव स्टॉक में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल आउटलुक में राजस्थान में कौन कौन से एमएसएमईज हैं, ठीक है, रूल ऑफ रिको एंड आरएफसी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी क्या थी आपकी 2020 वाली, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, ये हुआ आपका। देन आपका सर्विस सेक्टर में आपका प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से चल रहा है ना, मिड डे मील की बात हो रही है यहाँ पे। इंदिरा रसोई योजना है वो किस प्रकार से कब स्टार्ट हुई, क्या होता है उसके अंदर, वो भी आपने देखना है। हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करनी है, कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हैं।
उसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किस प्रकार से हो रहा है ना, कौन कौन से पावर की बात करें यहाँ पे, नेशनल हाईवेज किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन सा हाईवे कहाँ से निकलता है, कौन सा कहाँ से काटता है, कौन सा जगह पर क्या मिलता है, वो पढ़ना है। और रिसेंट प्रोग्रेस इन सोलर पावर के प्रोजेक्ट में, ठीक है, सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट में कौन कौन सी नई प्रोग्रेस हुई है। उसी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान की बात करें, कौन सा कहाँ पे मिलता है, मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से क्या क्या मेजरली एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आपका लेटेस्ट मेजर वेलफेयर स्कीम, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉड है। वेलफेयर स्कीम कौन कौन चल रही है आपके स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, फॉर किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए, ओल्ड एजेड पीपल के लिए, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चली होंगी जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट चल रही होंगी योजनाएं, उनको आप पढ़ लेंगे। देन आपका रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन राजस्थान किस प्रकार से चल रही है, ठीक है, ये हुआ आपका इकोनॉमी वाला पार्ट। और ये जो है आपकी लास्ट यूनिट है वो है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, ठीक है, यहाँ से भी आपके अच्छे खासे सवाल बन जाएंगे। मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स कौन से हैं, इश्यूज ऑफ राजस्थान, क्या चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन इस वक्त न्यूज में है उनके बारे में आगे पीछे। एंड आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं राजस्थान में, स्पेशली है ना, लोकल वाले कौन से हैं, एंड गेम्स में किसने क्या जीता, कौन सा पदक जीता, ठीक है, वो सब आपके जो स्टेट में होता है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, वो भी आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पैटर्न देखिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 50, सवाल कितने रहेंगे 100 रहेंगे, टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये देखा आपने कंप्लीट पेपर नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा आपका पेपर 1, पेपर 2 का सिलेबस, और उसी के साथ साथ पेपर 2 3 का भी आपका सिलेबस। ये जो है पेपर 1 पेपर 2 इनका संबंध आपके और हमारे साइकोलॉजी से है, और ये जो पेपर 3 का सिलेबस है ये है आपके राजस्थान जीएस से, ठीक है, आर्ट कल्चर हिस्ट्री वगैरह सब आ जाएगा वहां पे, ठीक है। ये होगा आपके कितने मार्क्स का, ये होगा आपका 150 मार्क्स का इंटू 2 300 मार्क्स, और ये होगा कितना आपका, ये होगा आपका 50, है ना, ये होगा आपका 50 मार्क्स का। ओ सॉरी, यहाँ पे आपके सवाल रहेंगे 150, रहेगा आपका 75 इंटू 2, यानी कि 150 प्लस 50 दोनों मिला के होंगे आपके 200 मार्क्स का, ठीक है। तो तीनों पेपर मिला के कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं आपने यहाँ पे, 200 मार्क्स आपने यहाँ पे सिक्योर करने हैं, ठीक है। टाइम अलॉटेड जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का, 3 घंटे का, एंड आपके यहाँ पे 2 घंटे का टाइम अलॉटेड रहेगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप यू लाइक द वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए आपका ये आरपीएससी का अपडेटेड साइकोलॉजी सिलेबस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।